नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं कायनत अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आ रही ये बड़ी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पौड़ी दौरा आज। रक्षा मंत्री का सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे स्वागत। सुबह 10:15 पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बड़ी खबर इस वक्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड के दौरे पर। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे। पौड़ी दौरे पर रहेंगे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री का सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे स्वागत। सुबह करीब 10:15 पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी कैलाश जोशी। कैलाश, जरा बताएं, आज जो ये दौरा है, पौड़ी दौरे पर रहने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्या खास रहने वाला है इस दौरे में? बिल्कुल कायनात, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का जो आज का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 10:15 बजे जो है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जो है पहुंच रहे हैं उत्तराखंड, उनका स्वागत वहां पर करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री उसके बाद जो है 11 बजे जॉली ग्रांट से जो है पीट सैंड पौड़ी गढ़वाल में पहुंचेंगे। साथ में राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का वहां पर अनावरण होना है जी, स्मारक का लोकार्पण होना है। उस कार्यक्रम में उनको प्रतिभाग करना है। इसके साथ ही अगर बात करें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के लाभार्थियों को उन्होंने चेक वितरित करने हैं। साथ ही सबसे बड़ी चीज ये है कि भाजपा सरकार ने गाँव में जो ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं होती है उनके लिए जो घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया है, उसके किट वहां पर कार्यक्रम में वितरित करने हैं। उसके बाद जो है 2 बजे लगभग मुख्यमंत्री देहरादून मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। उसके बाद शाम को मुख्यमंत्री 4 बजे जो है देहरादून के जू में जाएंगे और जू में जो है वन्य जीव सप्ताह समारोह 2021 का जो है उस प्रोग्राम में प्रतिभाग करने वाले हैं जी। क्या इस दौरे को चुनावी दौरे से जोड़कर भी देखा जाए? अब बिल्कुल, अगर बात करें कायनात तो जिस लोकेशन पर आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं वो उत्तराखंड के जो संघ के कद्दावर नेता माने जाते हैं और उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत है, उनका जो क्षेत्र है वहां पर इस वक्त जो है राजनाथ सिंह आ रहे हैं जी। कहीं न कहीं इसको ये देखा जाता है कि जब उत्तराखंड राज्य में कोई नेता किसी विधानसभा क्षेत्र में किसी प्रोग्राम में भ्रमण के लिए आता है तो कहीं न कहीं राजनीतिक वर्चस्व को स्थापित करने के लिए बड़े नेताओं को वहां पर बुलाया जाता है। कहीं न कहीं वहां पर ये प्रोग्राम रखा गया है और उस प्रोग्राम में जो है एक तो जो हमारे आइडल हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, उनकी प्रतिमा का अनावरण वहां पर होगा। वहां पर सरकारी योजना की किट भी वितरित की जाएगी। कहीं न कहीं राजनाथ सिंह जी के उस क्षेत्र में आने से धन सिंह रावत की सीट पर जो कहीं थोड़ी कमी दिखाई दे रही है उसको मजबूत करने की कोशिश भी यहाँ पर की जाएगी कायनात जी। चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज पौड़ी दौरा जो है वो रहने वाला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का और इस दौरे को लेकर गुरुवार से ही जो है वो तैयारियां पूरी कर ली गई थी। तैयारियों का जायजा खुद प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने लिया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो ये दौरा है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो पीट सेन पेशावर कांड के नायक और स्वाधीनता संग्राम सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का पैतृक गांव है ये, जहां पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। गढ़वाली की पुण्यतिथि पर आयोजित स्मृति कार्यक्रम में मूर्ति का अनावरण भी करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से आ रही ये बड़ी खबर। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया संदेश, रक्तदान महादान परोपकार का है काम। सीएम ने लोगों से रक्तदान की अपील। तो सीएम की लोगों से अपील, रक्तदान करें क्योंकि रक्तदान है महादान, परोपकार का है ये काम। पुष्कर सिंह धामी ने दिया है संदेश। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस
और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने की लोगों से अपील, ज्यादा से ज्यादा संख्या में रक्तदान करें क्योंकि रक्तदान महादान है और ये परोपकार का काम है। हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड को विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाना ही उनका ध्येय है। उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े, देश के अग्रणी राज्यों में राज्य का नाम हो, इसके लिए निरंतर प्रयासरत वो रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण में हमारे राज्य आंदोलनकारियों की बड़ी भूमिका रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड से सम्मानित मध्य प्रदेश के दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया ने मुलाकात की। बता दें कि सत्येंद्र सिंह लोहिया अब तक 7 नेशनल और 3 इंटरनेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में प्रतिभाग कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सत्येंद्र सिंह को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तो सीएम धामी ने बढ़ाया सत्येंद्र का हौसला। सीएम धामी से दिव्यांग तैराक ने मुलाकात की थी और इंग्लिश चैनल तैर कर किया पार। सत्येंद्र जैन एक दिव्यांग पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, बावजूद इसके उन्होंने कई उपलब्धियां अपने नाम की हैं। सीएम पुष्कर धामी 10 अक्टूबर को लक्सर दौरे पर रहेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री लक्सर की जनता के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। सीएम ने दौरे से पहले ही लक्सर विधायक संजय गुप्ता की सभी 7 मांगों को हरी झंडी दे दी है। 10 अक्टूबर को लक्सर के सुल्तानपुर में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी घोषणा करेंगे। विधायक ने लक्सर के भीकमपुर या निरंजनपुर में राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना की मांग की थी। इसके साथ ही लक्सर सीएचसी का उच्चीकृत कर सिविल अस्पताल का दर्जा देने की भी मांग की थी। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मी तेज होने लगी है। राजनीतिक दलों ने चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और इन चुनावों में सबकी निगाहें युवा मतदाताओं पर टिकी हुई हैं। मतदाताओं को रिझाने के लिए राजनीतिक दल पूरा जोर लगा रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस ने अपने युवा मोर्चे को सक्रिय करते हुए कार्यक्रम करने भी शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ऋषिकेश में मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और 1 से 3 अक्टूबर तक व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाकर सरकार की कमियों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक व्यापक जनसंपर्क का कार्यक्रम लॉन्च किया। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख अक्टूबर की इन तीनों दिन कांग्रेस के लोग राज्य की सभी न्याय पंचायतों में, जो हमारी 650 न्याय पंचायतें पूरे राज्य में हैं, उनमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष श्री प्रीतम सिंह, हमारे चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और तमाम प्रमुख नेता वो गांव में जाकर के प्रवास करेंगे। 1 तारीख को, 2 तारीख को, 2 तारीख को हमारी प्रभात फेरियां निकलेंगी। गांधी जी के विचारों के बारे में, ग्रामीण भारत के बारे में, राज्य में और देश में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनके बारे में, बेरोजगारी के बारे में, खेती के बारे में, किसानी के बारे में, सार्वजनिक उपक्रम जो नीलाम करने में लगी है इस वर्तमान सरकार, उसके बारे में, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। राजनीति के माहिर कहे जाने वाले हरीश रावत ने फिर अपने शब्दों के बाण छोड़ने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी मंत्री हरक सिंह रावत के बयान पर हरीश रावत ने कहा कि आजादी का ये 75वां वर्ष है, गांधी जी के सपने आज भी अधूरे हैं। राज्य निर्माण का ये 21वां वर्ष चल रहा है। शहीदों के सपनों को अधूरा बताया जाता है और बताने वाले लोग वो हैं जो स्वयं सत्ता प्रतिष्ठान के हिस्सा रहे हैं या हिस्सा हैं।
तो राज्य निर्माण का 21वां साल, शहीदों के सपने अधूरे और पूर्व सीएम हरीश रावत का ये बयान उत्तराखंड सरकार में मंत्री के उस बयान पर सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश की जनता जो है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि उन्होंने प्रदेश की बागडोर किन लोगों के हाथ में थमा दी है, क्योंकि आज भी सपने अधूरे हैं। अपनी ही सरकार पर एक तरीके से मंत्री जी ने हमला बोल दिया था, जिसको लेकर विपक्षी दल कांग्रेस अब हमलावर है। और इसी बीच आ रही एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से आ रही ये बड़ी खबर, लखवाड़ व्यवसाय परियोजना प्रभावितों का प्रदर्शन। 118वें दिन भी जारी रहा प्रभावितों का प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह धरना स्थल पर पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष ने ग्रामीणों के प्रदर्शन का किया समर्थन। एक 118 दिन हो चुके हैं, लगातार ये प्रदर्शन जारी है। देहरादून से आ रही ये बड़ी खबर, लखवाड़ व्यासी परियोजना प्रभावितों का प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और इस प्रदर्शन को दिया अपना समर्थन। नेता प्रतिपक्ष ने ग्रामीणों के प्रदर्शन का किया समर्थन। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कैलाश जोशी जुड़ गए हैं। कैलाश जी, जरा बताएं कि आखिर ये पूरा मामला जो है क्या है? लंबे वक्त से प्रदर्शन चल रहा है और अब नेता प्रतिपक्ष ने भी इसको समर्थन दिया है, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए कायनात, आपको बता दूं कि एक लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना यहाँ पर बन रही है, जिसमें 118वें जो प्रभावित हैं वो 118वें दिन से जो है उनका प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। और प्रदर्शन जो हो रहा है वो सरकार में दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार उस पर ये दबाव बना रही कि आप जो है धरना प्रदर्शन समाप्त करिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लखवाड़ व्यासी परियोजना यहाँ पर है उसमें जो लोग प्रभावित हैं वो लोग जमीन की मांग कर रहे हैं, विस्थापन की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उनके विस्थापन की कोई प्रक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन जो पहले इस मामले को बेसिकली जो देखा जा रहा था वो राजनीतिकरण इस मामले का ना हो, उसको लेके लगातार धरना प्रदर्शन जारी हो रहा है। लेकिन जब कल वहां पर जो है पुलिस फोर्स भेजा गया, पुलिस फोर्स भेजने के बाद उनको जबरन उनके धरने प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई। तो जब ये वाकया जो है प्रीतम सिंह जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी विधानसभा भी पड़ती है चक्राता, और उनको जब पता लगा कि जब फोर्स वहां पर पहुंच रही है, जबरन आंदोलन को हटाने मतलब खत्म करने की बात कर रही, तो प्रीतम सिंह को उस मामले में कूदना पड़ा और अपने जो ग्रामीण है उनको समर्थन देते हुए उन्होंने ये कहा है कि जो लखवाड़ व्यासी परियोजना है उसको जो है तब तक नहीं खत्म किया जाएगा जब तक उन जो वहाँ के जो प्रभावित लोग हैं उनको उचित मुआवजा या फिर उनको जो है विस्थापन की उनकी प्रक्रिया नहीं होती। जब तक सरकार उसकी घोषणा नहीं करती तब तक जो है ये जो कैलाश जी, मैं जल्दी से ये जानना चाहूंगी आपसे कि ये जो प्रभावित है, कितने परिवार इस परियोजना के चलते प्रभावित हो रहे हैं और इनकी जो मुख्य विरोध की वजह है वो आखिर क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, कई गांव हैं जो डैम जहां पर ये जल विद्युत परियोजना बन रही है उसके इर्द गिर्द जो गांव बसे हुए हैं उन गांवों का विस्थापितकरण होना है, उनको विस्थापित करना है। उसी को लेकर ये लोग लगातार धरने पर बैठे हैं। लेकिन यानी सरकार की तरफ से परियोजना के नाम पर जमीन तो अधिग्रहण कर ली गई है, लेकिन जो लोग इसके चपेट में आए हैं अधिग्रहण की, उनका विस्थापन नहीं किया गया है, ना ही इस बारे में कोई व्यवस्था की गई है, और इसी की मांग ये पिछले 118 दिन से कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं करेक्ट करना चाहूंगा आपको, क्योंकि सरकार ने विस्थापित लोगों के लिए कोई जगह सुनिश्चित की गई है, लेकिन उस जगह को मुफीद नहीं माना जा रहा है। इसलिए वो लोग जो है विकासनगर के जीवनगढ़ में जहाँ रेशम फार्म है वहाँ जो है अपने विस्थापन की बात कर रहे हैं। तो उसी मामले को लेकर ये धरने पर है। क्योंकि आपको बता दूं कि जो डाक पत्थर एक जगह पड़ती है देहरादून से जिले में विकासनगर में जहाँ डाक पत्थर है वहां पर विस्थापन के लिए जमीन की बात सरकार के नुमाइंदों के द्वारा की जा रही है। लेकिन जो प्रीतम सिंह है या फिर जो
ग्रामीण है वो चाहते हैं कि उनको विकास नगर के पास में जो जीवनगढ़ पड़ता है, वहाँ जो रेशम फार्म है, वहाँ आसपास। चलिए, यानी कि सरकार की तरफ से कोई दूसरा स्थान इनके लिए सुनिश्चित किया गया है, लेकिन जो प्रभावित है वो किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया कैलाश जी इस तमाम जानकारी के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तक धुम दा 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट धुम धुम तक धुम 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट धुम धुम तक धुम तक। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आपके विधायक से सीधा सवाल। अटेली से विधायक सीताराम यादव के साथ देखिए विधायक का रिपोर्ट कार्ड आज शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देहरादून केदारनाथ धाम के लिए आज से शुरू होगी हवाई सेवा। बड़ी खबर आ रही है, केदारनाथ धाम के लिए आज से शुरू होगी हवाई सेवा। देहरादून से आ रही ये बड़ी खबर। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने की तैयारियां पूरी। गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी हेलीपैड से हेली सेवा का होगा संचालन। हेली सेवा से जाने वाले यात्रियों को करना होगा कोविड प्रोटोकॉल का पालन। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने की है तैयारियां पूरी। बड़ी खबर इस वक्त की, आज से केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा होगी शुरू, हवाई सेवा शुरू। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तैयारियां की पूरी। और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, ऋषिकेश से आ रही ये बड़ी खबर। 4 धाम यात्रा बस अड्डे पर हेल्प डेस्क हुआ शुरू। देवस्थानम बोर्ड ने शुरू किया यात्री सहायता काउंटर। हेल्प डेस्क से यात्रियों को मिल रहा सहायता और मार्गदर्शन। देवस्थानम बोर्ड ने शुरुआत की है यात्रियों के लिए सहायता काउंटर की। 4 धाम यात्रा बस अड्डे पर हेल्प डेस्क सेवा शुरू। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित कंडियाल जुड़े हैं। अमित, जरा बताएं, ये जो हेल्प डेस्क सेवा की शुरुआत की गई है, किस तरह की हेल्प मुहैया कराई जा रही है और कैसे देखा जाए इस शुरुआत को? देवस्थानम बोर्ड ने क्योंकि शुरुआत की है।
जी कायनात, जैसे कि लगातार देखा जा रहा था कि जो परिवहन व्यवसाय से और चारधाम यात्रा से जुड़े अन्य तमाम व्यवसाय थे वो काफी मायूस थे, और यात्रा सरकार के द्वारा जो हाईकोर्ट की रोक हटने के बाद शुरू की गई है, तो तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। लगातार जिस तरीके की दिक्कतें सामने पे आ रही है, तो सरकार लगातार देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास कर रही है, जिससे कि जो यात्री चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहा है उसको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। इसी क्रम में एक हेल्प डेस्क का शुरुआत की गई है, जिस हेल्प डेस्क में किसी भी तरीके का जो यात्री है वो गुमराह हो रहा है, उसको पता नहीं चल रहा कि किस तरीके का प्रोसेस है, क्योंकि चारधाम यात्रा काफी चुनौतीपूर्ण हो गई है सरकार के लिए भी, और एक यात्री जो बाहर से आ रहा है यात्रा करने के लिए उसके लिए भी कई तरीके के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से यात्रा का प्रोसेस है, किस तरीके के क्या सर्टिफिकेट मांगा है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाए, उस तरीके की तमाम जानकारी के लिए हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया है, जिसको लेकर यात्री वहां पर बस अड्डे पर पहुंच रहा है। और आईएसबीटी मुख्य स्थान है जो ऋषिकेश यात्रा का मुख्य द्वार कहलाता है, इसको देखते हुए इस जगह पर ये हेल्प डेस्क का जो शुभारंभ हुआ है, ये कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा, और ये यात्रा जो यात्री है उस हेल्प डेस्क की सहायता लेकर अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। तो बस अड्डे पर ये जो हेल्प डेस्क सेवा की शुरुआत हुई है, ये कब से हुई है और अभी तक कितने जो हेल्प डेस्क हैं वो स्थापित किए गए हैं, और क्या इसको ऐसे भी देखा जाए क्योंकि देवस्थानम बोर्ड के विरोध में लंबे वक्त से जो तीर्थ पुरोहित हैं उन्होंने मोर्चा खोला हुआ था, क्या उनके उस विरोध को कम करने के लिए या उनके गुस्से को शांत करने के लिए भी इस सेवा की शुरुआत की गई है? नहीं कायनात, जैसे कि मैं बता दूं कि जो हेल्प डेस्क का शुभारंभ हुआ है, यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए देवस्थानम बोर्ड की नाराजगी को दूर करने के लिए इस जो डेस्क है इसका कोई लेना देना नहीं है। दरअसल क्या है कि कोरोना संक्रमण के बाद जब यात्रा खुली तो काफी दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा था, और उत्तराखंड जितने भी चारधाम यात्रा का रूट है वो जगह जगह हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, और ऋषिकेश चारधाम यात्रा का मुख्य द्वार है, इसलिए प्रथम जो हेल्प डेस्क स्थापित की गई वो ऋषिकेश में स्थापित की गई। ऐसे ही अलग अलग जगह पे स्थापित ये हेल्प डेस्क की गई है, और ऋषिकेश में हेल्प डेस्क के कई काउंटर बनाए गए हैं जिसमें कि यात्री आएगा और जिस अपनी चारधाम यात्रा से संबंधित जानकारी प्राप्त करेगा, और जिस भी तरीके की दिक्कतें आएंगी वो हेल्प डेस्क में बैठे जो उनके कर्मचारी है और वो उनको हेल्प अमित, मैं ये भी जानना चाहूंगी क्या इन हेल्प डेस्क के माध्यम से यात्री जो है सिर्फ जानकारियां लेंगे ही या उनसे जानकारी भी ली जाएगी, उनका भी कुछ रजिस्ट्रेशन इन डेस्क के माध्यम से होगा? जी, इन डेस्कों पे जो यात्री जानकारी भी लेंगे, प्लस जो भी यात्री चारधाम यात्रा के लिए जाएगा इन हेल्प डेस्क पे जो संपर्क करेंगे यहाँ पर इनकी एंट्री होगी, और कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा के लिए जो आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे वो इस हेल्प डेस्क के माध्यम से किए जाएंगे। कितने यात्री अभी तक यहाँ से रवाना हुए, कितने यात्रियों ने अभी तक यहाँ पर यात्रा कर ली है, और किस तरीके का सभी आंकड़ा यहाँ पर यानी कि एक तरीके से मॉनिटरिंग का काम भी करने वाले हैं ये हेल्प डेस्क जो है कि कितने यात्री यात्रा पर पहुंचे हैं और कितनी अभी आने बाकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। रामनगर में स्थित रामदत्त जोशी चिकित्सालय में जिलाधिकारी के माध्यम से 125 केवी का जनरेटर प्लांट लगाया गया है। अस्पताल में लाइट न होने के कारण मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, और अब अस्पताल में आने वाले मरीजों को होने वाली दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा। वहीं चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में बिजली की समस्या के कारण कई बार काम बीच में ही रुक जाते थे, और अब इस जनरेटर प्लांट के लगने से ये काम सुचारू रूप से हो सकेंगे। महोदय के माध्यम से RWD डिपार्टमेंट कार्यदायी संस्था के माध्यम से आज इंस्टॉल कराया गया है, और इसका मुख्य कार्य जो ऑक्सीजन प्लांट है उसके लिए ये है कि अगर किसी समय बिजली नहीं रहती तो उससे बैकअप हम ले पाएंगे। कितने केवी का ये होगा? 125 केवी। 125 केवी का। बाकी जैसे कि एक्सरे मशीन हो गई या सीटी स्कैन मशीन हो गई, उसको भी इससे चलाया जा सकता है? देखिए, उसके लिए एक 125 केवी का एक अलग से जनसेट है हमारे पास, और एक ब्लड बैंक के लिए भी एक जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक और जनसेट 25 केवी का दिया गया है। चलिए, खबरों में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।